हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, बीपीएससी जो कि 71st बीपीएससी है, कब होने वाली है? 13 सितंबर को। 13 सितंबर को होने वाली है। एक महीने से कम का टाइम बचा है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यू जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट हम हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर रखी है प्रॉपरली किन्हीं कारणों से, उनके लिए मेनली फोकस है। बाकी तो पीवाईक्यूज तो सबको करना है। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उसके लिए तो सबसे बढ़िया, उनको तो पीवाईक्यूज करना ही करना है। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी पूरी पढ़ाई बेकार है। अगर पीवाईक्यूज नहीं किया और पूरी पोथी पत्री आपने पढ़ रखी है और पीवाईक्यूज करके नहीं जा रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है तैयारी का। तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको तो पीवाईक्यूज देखना ही देखना है। जिन्होंने नहीं कर रखी है उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं अब सिवाय पीवाईक्यूज के। एक महीने में आप किताब तो पढ़ने जाएंगे नहीं, 200-300 पेज की किताब पढ़ने जाएंगे नहीं। आपके पास यही टाइम है कि आप पीवाईक्यूज के थ्रू जो कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रखे हैं, आपने एक भी नहीं पढ़ाई कर रखी, एक पिछले एक साल में एक भी बार नहीं पढ़ाई कर रखी है, लेकिन थोड़ा सा आईक्यू है आपके पास, तो हम ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज पिछले ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए हम कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेंगे। अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं किसी टॉपिक का, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, मान लिया मेटल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया मेटल से रिलेटेड, तो हम कंप्लीट मेटल, नॉन मेटल और उनका पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है सब कुछ उसी एक क्वेश्चन से देख लेंगे। और क्या किया हमने, प्रॉपर नोटेड सब कुछ एक नोट में सिंपल क्रिस्प वे में, मेन रिलायबल सोर्सेज से, एनसीईआरटी से, लूसेंट से, घटना चक से, जहां से भी बीपीएससी से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने पूरा सिंपल और क्रिस्प लैंग्वेज में दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ चाहिए आपको, वो हमारे ऐप पर जाइए, गूगल प्ले पर आपको ऐप मिलेगा। और हमने उस पर क्या किया है कि 749 रुपीज़ में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मात्र 749 रुपये खर्च करके एक महीने के अंदर, भले आपने साल भर पढ़ाई कर नहीं कर रखी है, एक महीने के अंदर प्रीलिम्स आपका निकलने जा रहा है। अगर आप अपना एक महीना हमें देने जा रहे हैं ईमानदारी से, हमें नहीं, किसी को भी, अगर आपने पढ़ाई करना नहीं कर रखी है तो किसी एक को पकड़िए, किसी एक टीचर को, किसी एक किताब को, और कंप्लीटली डिवोट हो जाइए उसको। वही एक आपके पास रास्ता है। तो जिन्होंने एक साल पढ़ाई कर रखी है और अगर वो लास्ट एक महीने में गड़बड़ कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ाई कर रखी किन्हीं कारणों से, या बदमाशी कर रखी, कुछ भी कर रखी है, नहीं पढ़ाई कर रखी है, और लास्ट एक महीने में किसी एक चीज को पकड़ कर एक चीज को साथ ले रहे हैं आप, तो आपका प्रीलिम्स निकलने जा रहा है। और अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, आप पीसीएस बनने जा रहे हैं। भूल जाइए कि मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। अभी फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एक गोल पे कि क्या मैं एक महीने में प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ। क्या मैंने साल भर नहीं पढ़ाई कर रखी है तो क्या मैं प्रीलिम्स निकाल पाऊंगा? ऐसा हो सकता है, हो सकता है। पीसीएस भी आप एक महीने में निकाल सकते हैं, वनडे एग्जाम तो थोड़ी है। पीसीएस भी एक महीने में प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, और प्रीलिम्स निकाल लिए तो 2 पेपर मेंस है, इंटरव्यू वो बाद का खेल है, वो बाद में देखा जाएगा। हमने यही कोशिश की है कि 749 रुपीज में आपका साइंस, कंप्लीट साइंस A to Z, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, कंप्लीट पॉलिटी, और उसके साथ साथ हम आपको क्या कर रहे हैं कि 1-1.5 साल का जो करंट अफेयर, वो वन लाइनर, कंसेप्चुअल करंट अफेयर, सब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, सब कुछ वीडियो के थ्रू, केवल वीडियो दिखाएंगे नहीं, उसके थ्रू हम याद कराएंगे। वीडियो खत्म और आपको चीजें याद हो गई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और यही आपके पास ऑप्शन भी है कि पता चला आपने 2 घंटे की वीडियो भी देखी, फिर उसके बाद फिर किताब पलट रहे हैं, याद भी नहीं है। आप वीडियो खत्म करेंगे, आपको कंसेप्ट याद हो जाएंगे उसी के साथ। तो जाइए, 749 रुपये खर्च करके देखिए, फायदा होगा तो होगा, नहीं तो गाली ही दीजिएगा। कुछ आपके पास यही है कि हाथ पांव मारिए कहीं पर, लेकिन एक एक पर ट्रस्ट करिए। ओके, तो हमने क्या किया, बायोलॉजी खत्म कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 10 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन 1 कर लिया, सेक्शन 2 कर लिया, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 3। ये सेक्शन नंबर 3 है। इसमें क्या है, 17 या 18 क्वेश्चन है। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में, हर एक सेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, आधे आधे घंटे के, आधे घंटे 35 मिनट के 2 वीडियो में। तो उसी तरीके से जो सेक्शन 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3, इसका ये पार्ट 1 है। ठीक, तो और उसके बाद से इसमें 1 से लेके हम 12 क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेके 12, और बाकी 17 क्वेश्चन है टोटल, तो 13 से लेके जो 17 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक नंबर 3 है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का कौन सा इसमें टाइप नहीं है, आपको ये बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए हम ये देखेंगे कि बाकी भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे समझ सकते हैं, या पूरा पूरा हम टॉपिक ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल नहीं है, गैस नहीं है, मेटोलाइट्स नहीं है, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो इसमें मेटल चूंकि एलिमेंट होते हैं, ठीक, पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के एटम है। जैसे अब मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो पूछ रहा एलिमेंट कौन सा इसमें से नहीं है, तो मेटल एलिमेंट है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में है जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल, नॉन मेटल में, नॉन मेटल में, और मेटलॉइड्स में, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में
डिवाइड कर रखा है, ठीक। तो ये 3 चीजें पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं। बाकी जो जो ऑप्शन जो चीजें नहीं पाई जाती हैं वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो मेटल आपको बताया, मेटल पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल पाया जाता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। एक्चुअली मोर देन 60 to 70% एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। 118 जो एलिमेंट है उसमें 60 से 70% क्या है, मेटल ही है। बाकी जो है मेटल, नॉन मेटल है। उसके बाद क्या है, मेटलॉइड्स है। तो मेटल पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं। गैसेस पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं, पर उनका गैसेस के ऑर्डर में नहीं रखा गया उनको। गैस क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है। अब गैस तो हाइड्रोजन भी है, गैस क्या है, हाइड्रोजन है तो एलिमेंट है, ओके। ऑक्सीजन गैस है, एलिमेंट है, ओके। पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लेकिन एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन एलिमेंट है, गैस भी है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, गैस भी है, पर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट हो, गैस होते हुए एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि गैस क्या है, डेफिनेटली एलिमेंट नहीं है। यानी कि वो ऐसे केसेस आ सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा, जब वो एलिमेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर रही है। समझ गया ना क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गैस जो है, गैसेज आर नॉट एलिमेंट्स, नॉट नेसेसरली एलिमेंट, हमेशा एलिमेंट नहीं होंगी। सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो गैस तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो गैस है लेकिन एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन है, क्या है, ये देखते हैं। तो इसका आंसर भी दे रखा है, द करेक्ट आंसर इज गैसेज, गैसेज आर नॉट एलिमेंट। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ कि इन केमिस्ट्री द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। इन केमिस्ट्री का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन दियर प्रॉपर्टीज इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया गया। अब उनकी प्रॉपर्टीज को ही हमें देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब देखना। और ये आपको बताना, गैसेज आर स्टेट ऑफ मैटर, नॉट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक, वही दिया हुआ। तो गैसेज इज नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये पहला पेज जो है, ये एक्सप्लेनेशन है जो क्वेश्चन है, उसके बाद से हम बिल्ड करेंगे अपनी थियरी, इस क्वेश्चन पे अपनी थियरी को बिल्ड करेंगे। अब मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली तो हम पहचान लेते हैं कि मेटल नॉन मेटल है। जैसे लकड़ी, ऑब्वियसली वुड इज नॉट नॉन मेटल, आयरन इज अ मेटल। बट मैं आपसे कहूँ कि लेड मेटल है कि नहीं है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्रोमियम मेटल है कि नहीं है, तो हम एक बार प्रॉपर्टी देख लेंगे क्रोमियम की, लेड की, या इन जनरल मेटल नॉन मेटल की, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें मेटल है, कौन सी चीज़ें नॉन मेटल है, कौन सी चीज़ें मेटलॉइड्स हैं। मेटल और नॉन मेटल की जो दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। What are metals and what are non-metals? All elements in the periodic table can be broadly classified as metal, non-metals or metallized based on their physical and chemical properties. Metal वो होते हैं जो shiny होते हैं, generally shiny होते हैं, not necessarily, generally shiny. Malleable होते हैं, can be hammered into sheets. Malleable हो सकता, मतलब ये इनको शीट्स में ढाला जा सकता है। जैसे एक 2 ग्राम सोने को, 2 ग्राम के सोने को एक इतने बड़े शीट में डाला जा सकता है। मतलब एकदम जैसे आप देखते हैं ना, सिल्वर इज अ मेटल, पर आप मिठाइयों के जो बर्क लगी होती है ना, जो सिल्वर की फॉइलिंग की जाती है मिठाई पर, वो क्या होती है, वो छोटा सा आधा ग्राम सिल्वर को ये हैमरिंग करके शीट्स में बदल जाता है और वही मिठाई पे कर दिया जाता है। तो ये मैलिएबल होते हैं, लेकिन वुड को ऐसा नहीं किया सकता। किसी नॉन मेटल को में उतनी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। अच्छा, डक्टाइल होते हैं। अब 2 शब्द ध्यान रखना, एक मैलिएबिलिटी और एक डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब होता है शीट्स में बदल जाना, मैलिएबिलिटी मतलब शीट में बदल जाना, और डक्टिलिटी या डक्टाइल होने का मतलब होता है कि वायर में बदल जाना। आप देखते हैं ना, 1 ग्राम 2 ग्राम की गोल्ड की चेन को आधा मीटर लंबी जो है चेन में डाला जा सकता है। तो क्यों डाला जा सकता है, क्योंकि वो मेटल, और मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल होना। तो इस वजह से वो किसमें वो बनाया जा सकता है, कैन बी ड्रॉन इनटू व्हाट, वायर्स। एंड और अगली प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कॉपर एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है। एक्चुअली सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट को ले आने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सिल्वर है। पर हम मोस्टली सिल्वर का यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है। लेकिन सिल्वर की एक और बढ़िया बात यह है, या खराब बात यह है कि वो बढ़िया कंडक्टर होता है किसका, हीट का भी ये बेस्ट कंडक्टर होता है। अगर पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर है। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। यानी कि सिल्वर से बने बर्तन सबसे बढ़िया हीट कंडक्ट करेंगे, लेकिन महंगे होते हैं। अच्छा, चूंकि सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, महंगा है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वो हीट भी बहुत बढ़िया कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए जो हीट होगी उससे वो पिघल भी सकता है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज। कॉपर अच्छा कंडक्टर है हीट का, और उतना जल्दी पिघलता भी नहीं है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जनरली डल होती हैं, डल दिखने में, डल टाइप की, वुडी टाइप की होती हैं, ब्रिटल होती हैं। मतलब उनको हथौड़ा लगाया तो वो टूट जाएंगी, जैसे कांच टूट जाता है ना, ब्रिटल वैसा होता। एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए जो रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं वो नॉन मेटल्स के बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है मेटल का, नॉन मेटल का। मेटल का एग्जाम्पल, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आयरन, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम। सोडियम भी क्या है, मेटल है। नॉन मेटल ऑक्सीजन है। बहुत सारी गैसेज जो होती हैं नॉन मेटालिक होती हैं। लगभग सारी गैसेज क्या हैं, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हैं या नॉन मेटल्स हैं। सल्फर,
कार्बन सल्फर इज ऑल्सो गैस, गैस कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे डायमंड इज कार्बन, ग्रेफाइट इज कार्बन, बकमेंस्टर फुलरीन इज कार्बन, और कार्बन फाइबर इज ऑब्वियसली कार्बन। नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होती है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब हमने तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली मेटल की, मेटल नॉन मेटल की। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, और इधर है नॉन मेटल की। ओके, इधर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और इधर क्या है नॉन मेटल। मेटल क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे सोडियम होता है, पिछले सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे 281। पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखते हैं, जो k ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, k फिर l आती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, और लास्ट में n आता है, तो इसमें कितने रह सकते हैं 16। तो चूंकि लास्ट में ये हो गया 2 8 और ये हो गया 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। ये इलेक्ट्रॉन की नंबर बताता है, एक्चुअली प्रोटॉन का नंबर बताता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। 2 यहाँ, 8 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक। के एल और ये क्या है एम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 2 यहाँ पर, सॉरी 1 सेकंड, जैसे ये, और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑर्बिट किसके, सोडियम के। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 4 6 और 8, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है, तो ये लूजली बाउंड है, तो ये लूज कर सकता है सोडियम इसको हो सकता है सर्टेन कंडीशंस में सोडियम इसको लूज कर देगा। तो एक जब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो केटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, केटायन, और वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन क्या होता है, अच्छा क्यों चला गया, इसलिए क्योंकि लास्ट में जो एटम सोचते हैं, एलिमेंट्स ये ट्राई करते हैं कि लास्ट में 8 हो जाए, लास्ट ऑर्बिट में क्या हो जाए 8 हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा 2 यहाँ और 8 यहाँ। इसकी ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8, और अब कितने बच गए, 7 बच गए ना, तो 7 यहाँ रख देंगे, क्योंकि जो एम ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 16, तो चूंकि यहाँ 7 हैं तो 7 हमने लिख दिए। अब इसको ड्रॉ करें अगर इसका, तो यहाँ पर 2 होंगे पहली ऑर्बिट में, फिर क्या होंगे 8 होंगे, एक्चुअली बीच में न्यूक्लियस होगा, पर उसके बाद क्या होगा, ये 2 होगा, यहाँ पर 8 होगा, और उसके बाद क्या होगा 7 होगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश करते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर ले कहीं से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ले लेगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। तो ये क्लोरीन का एनायन हो जाता है, क्या हो जाता है एनायन। ये कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाता है एनायन हो जाता है। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल, और सोडियम क्या है मेटल है। तो सोडियम पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सॉरी मेटल जो है पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कैटायन बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या करते हैं, जैसे कि क्लोरीन, वो एनायन बनाते हैं, कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कैटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो एनायन। उसी तरीके से मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड 2 तरीके के होते हैं, बेसिक और एसिडिक। तो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल एमबी, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एमबी डेटा एमबी, आप समझ रहे हैं ना, 1 एमबी 2 एमबी। तो अगर ये मेटल है और तो मेटल ऑक्साइड कैसा बनाएंगे बेसिक, तो एमबी। उसी तरीके से नॉन मेटल कैसा बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे। नॉन मेटल कैसा बनाएंगे, एसिडिक। ये मेटल बनाते हैं ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, या तो एसिडिक होगा या तो क्या होगा न्यूट्रल। तो अगर आपको मेटल का याद है कि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं एमबी से, तो आपको नॉन मेटल का ऑब्वियसली याद हो जाएगा कि वो कैसा बनाते हैं एसिडिक। ऑक्साइड 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के एक्चुअली। एक होते हैं बेसिक जो कि मेटल बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एक होते हैं न्यूट्रल जो कि नॉन मेटल बनाते हैं, और एक होते हैं एसिडिक, वो भी नॉन मेटल ही बनाते हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो एमबी से आप याद रख सकते हैं कि मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एंड ऑब्वियसली देन नॉन मेटल वुड फॉर्म नॉन बेसिक एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि कोई मेटल या नॉन मेटल जब ऑक्सीजन ऐड कर लेता है, जैसे कैल्शियम सी होता है ना, जब उसमें ओ ऐड हो जाएगा तो वो ऑक्साइड बन जाएगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरीके से जैसे कार्बन नॉन मेटल है, अब वो एक ऑक्साइड ऐड कर लिया, एक ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन ऐड कर लिया, तो क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन का क्या हो गया ऑक्साइड हो गया। तो अगर अगर ये नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल, और इसके और कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्या है ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड कैसा होगा, ये होगा एसिडिक। क्यों होगा, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है एसिडिक। उसी तरीके से जैसे हम NaO ले, अगर NaO ले तो ये मेटल है, Na क्या है, सोडियम क्या है मेटल है, और ये सोडियम का क्या है ऑक्साइड है। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड लें, ये सल्फर का ऑक्साइड है, ठीक, ध्यान दीजिए सल्फर का ऑक्साइड है, लेकिन सल्फर खुद क्या होता है नॉन मेटल, तो ये पूरा ऑक्साइड क्या हो जाएगा, नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड बनाते हैं एसिडिक बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अगला, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरीके से मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं,
एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते। इसीलिए एसिड, बहुत सारे एसिड जो होते हैं उनको नॉन मेटालिक बॉक्स में रखा जाता है या कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट जनरली रिएक्ट विद एसिड। ओके, इसका एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का, ऑक्सीजन से मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का एग्जांपल है। जैसे सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम का ऑक्साइड बना लिया, 2Na2, ये ऐसे लिखा हुआ 2Na, ये सफिक्स में 2 है, 2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा। ओके, अब फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। मैं ये कहूँ कि क्लोरीन का ऑक्साइड है, ClO है, ये क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। मैं कैल्शियम का कहूँ CaO, तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल है। अगला क्या है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज तो देख ली यहाँ पे, अब हम पोजीशन देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। ओके, मेटल फाउंड ऑन द लेफ्ट, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो दिखाता हूँ, वैसे यहाँ पढ़ लेते हैं। फाउंड ऑन द लेफ्ट एंड द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल जैसे होता है ना, इसके लेफ्ट पर क्या पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, सेंटर में क्या पाए जाते हैं, मेटल्स, लेकिन राइट साइड में क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल। यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेटल्स फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड। मेटलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये जिगजैग बीच बीच में कहीं पे पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम के लिए, ये सब दे रखा है आपको। एक ही क्वेश्चन से ध्यान दीजिए कितने क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इसी तरीके से आपके कोर्स में भी यही कराया जाएगा। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा पूरा एक चैप्टर ही खत्म कर देंगे 5 मिनट 6 मिनट में। मरकरी जो है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मरकरी Hg से लिखते हैं, ये इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर माना जाता है। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ये इकलौता ऐसा मेटल है, कौन, मरकरी, जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। उसी तरीके से ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मेटल कौन सा लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। नॉन मेटल कौन सा है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन। गैलियम और सीजियम जो है मेटल्स दैट मेल्ट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अभी आप अपने कमरे में गैलियम का एक टुकड़ा लेकर आइए, टुकड़े फॉर्म में, एसी चला के रखिए 16 डिग्री पे, लेकिन एसी बढ़ा के आप 30 डिग्री कर देंगे तो ये अभी तो सॉलिड है 16 डिग्री पे, लेकिन 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये अपने आप पिघल जाएगा। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि हल्का सा भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से अगर ऊपर गया, 25 डिग्री से ऊपर गया तो क्या हो जाएंगे, वो पिघल जाएंगे। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। एक्चुअली नॉन, आपको बताया ना कि डायमंड, सॉरी बताया तो नहीं, यहाँ बता दे रहा हूँ कि डायमंड क्या है, नॉन मेटल है लेकिन हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, मेटल में भी और नॉन मेटल में। ओवरऑल हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पीछे आपको बताया था एक एग्जांपल में कि मेटल जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर सॉरी नॉन मेटल जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ध्यान देना, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिल की जो लीड होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है और वो कंडक्टिव होती है। कभी टेस्ट करिएगा ऐसे ध्यान से, तो वो क्या पता है, टेस्टर वगैरह लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो देखा ही होगा आपने। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इस एक सेकंड इसको इरेज कर दो। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, डोनेशन की टेंडेंसी होती है। और नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ओके, ये पीरियोडिक टेबल। अभी ये देखिए, इधर हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, इधर जो ये सारे हैं वो मेटल्स हैं। क्या है, मेटल्स। आपको बताना लेफ्ट हैंड साइड में क्या पाया जाता है, मेटल्स। ये जो सारे सब दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। राइट हैंड साइड में क्या पाया जाता है, नॉन मेटल। और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये भी क्या है, मेटल्स हैं। ठीक, इसी में जिगजैग में, इसी में कहीं कहीं पे क्या पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक, इसी में क्या पाया जाता है, मेटलॉइड। अब देखिए यहाँ पर मेटल है, यहाँ ये सारे मेटल हैं, तो ज्यादातर क्या है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं। ओके, कुछ और फैक्ट देख ले, ये तो वही कैसे 2 बार हो गए। ओनली मेटल एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। ओनली नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, गैलियम, डायमंड, ग्रेफाइट। कुछ और एग्जाम्पल इधर है। ठीक, मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, एल्यूमिनियम है। अर्थ की क्रस्ट पर जो शुरू की 30 लेयर है, लिथोस्फेयर की जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, लिथोस्फेयर की फर्स्ट अपर सरफेस को क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट बोलते हैं। मेरे ख्याल से 10-20 किलोमीटर की होती है। उस रेंज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ओवरऑल अर्थ में आयरन पाया जाता है। ओवरऑल अर्थ में क्या पाया जाता है, सॉरी ओवरऑल अर्थ में ऑक्सीजन पाया जाता है। अर्थ के सेंटर पे क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द ह्यूमन बॉडी, वो मेटल जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा, मेटल की बात हो रही है, कैल्शियम। नॉन मेटल की बात नहीं हो रही। नॉन मेटल ज्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन कौन सा मेटल ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो कैल्शियम। जैसे पूछ देगा कि सोडियम पाया जाता है सबसे ज्यादा हमारे शरीर में, कि एल्यूमिनियम पाया जाता है, कि कैल्शियम पाया जाता है, कि कोई एक और मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लिया एक और कोई रैंडम आयरन।
ठीक, अब आपको लगेगा हीमोग्लोबिन में इतना आयरन होता है, सोडियम नमक हम खाते ही हैं, कैल्शियम हम कहाँ लेते हैं, तो आप हो सकता है दोनों में से किसी एक को टिक कर दें, लेकिन कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? सारे में, मेटल नॉन मेटल सब में मिला के इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। ये फिर से वही आ गया, मरकरी गैलियम जो है। लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल कौन सा है? लिथियम, सबसे हल्का मेटल है, ध्यान दीजिए, सबसे हल्का, ओवरऑल सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है सबसे हल्का। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमको एलिमेंट मेटालिक हाइड्रोजन भी देखने को मिलती है, बहुत रेयर केसेस में। लेकिन पूछा जाए हाइड्रोजन है क्या, तो आपको नॉन मेटल बताना है। ठीक, फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगता है 2 बार ऐड हो गई ये स्लाइड। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्वेश्चन से आपसे कितने तैयार होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, ऑप्शन टिक करना था गैस, लेकिन आपको मेटल नॉन मेटल, उनकी पोजीशन, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ पता चल गया। हु इज द फादर ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री? पिछले लेक्चर में बताया, एंटोन लेवोसिए। एंटोन लेवोसिए, क्यों? इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले केमिस्ट्री की स्टडी होती थी उससे पहले, इनसे पहले, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंस में फिलोसफिकल स्टडी होती थी। ठीक, फिलोसॉफिकल, वो भी वो फिजिक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी, फिलोसफिकल होती थी या तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। लेकिन एंटोन लेविसियर ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, की केमिकल बनते कैसे हैं। उसके अंदर 2 फर्दर बातें बताई उन्होंने, कि बताया मास कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है रिएक्शन के टाइम में, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रिएक्शन होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है? रिएक्शन होता है। ये 2 लॉ पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं। एंटोन लेवोसियर ने ये 2 लॉ दिए थे कि रिएक्शन के टाइम पे मास क्या होता है? कंजर्व होता है, यानी रिएक्शन से पहले जो मास होता है वही रिएक्शन के बाद होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमेशा जो रिएक्शन होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना रहे हैं, तो हर बार 2 हाइड्रोजन होगी, 1 ऑक्सीजन होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी बार 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल जाए पानी में, ऐसा नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रिएक्शन होता है। तो इसीलिए एंटोन लेवोसियर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री ऐसा नहीं, केमिस्ट्री उससे पहले स्टडी नहीं होती थी, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, ये ऐसा नहीं कि मॉडर्न है तो ये 2000 या 1900 में पैदा हुए थे, ये 1700 के आसपास में थे, यानी कि 18th सेंचुरी में थे। 18th सेंचुरी से मॉडर्न केमिस्ट्री की मॉडर्न तरीके से स्टडी हुई, मोस्ट साइंटिफिक तरीके से केमिस्ट्री की स्टडी शुरू हुई। रदरफोर्ड, आप अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, रदरफोर्ड ने क्या खोज की थी? किस चीज़ की? एटॉमिक न्यूक्लियस की। आइंस्टाइन जानते ही हैं कि रिलेटिविटी वगैरह, स्पेशल जनरल रिलेटिविटी, ब्राउनियन मोशन। टीवी रमन, रमन इफेक्ट की खोज की, जिसको ये पहले जो एशियन थे जिनको साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। ठीक है, यानी पहले नॉन वाइट पर्सन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। वो नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका था, लेकिन उसके लिए मिला था उनको, लिटरेचर के लिए। साइंस में पहला नोबेल प्राइज नॉन वाइट को किसको मिला था? सीवी रमन को, याद रखना। एंटोन लेवोसियर आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं? अब ये कुछ कुछ हमको क्या होने, केमिकल के कॉमन नेम पूछेगा, कॉमन नेम। ब्लू विट्रॉल इज अ कॉमन नेम ऑफ सम केमिकल, कॉमन नेम। तो केमिकल के कॉमन नेम, जो बुलाने वाले नाम होते हैं और एक केमिस्ट्री में नेम होते हैं। तो ब्लू विट्रॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसी तरीके से हम देखेंगे सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं, निकल सल्फेट को क्या कहते हैं, या आयरन सल्फेट को क्या कहते हैं। देख रहे हैं आपको एक क्वेश्चन से कैसे तैयार हो रहे हैं। करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। इसका ये ब्राइट ब्लू क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देते हैं। इनका यूज हम फंजीसाइड के तौर पे, फंगस हटाने के लिए, एलजी हटाने के लिए, लैब में डेमो देने के लिए, एचिंग पाउडर जो वगैरह होते हैं उसमें भी इनका यूज होता है। ठीक है, रूट किलर फॉर ड्रेन्स, जैसे बहुत जब ड्रेन्स नालियां जाम हो जाती हैं तो हम किसका यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट का। उसी तरीके से ऑप्शन में सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का क्या नाम है? कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम क्या है? ब्लू विट्रॉल। क्या है? ब्लू विट्रॉल। उसी तरीके से जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम का जो सल्फेट है, उसका कॉमन नेम क्या है? ग्लोबर सॉल्ट। क्या है? ग्लोबर सॉल्ट। ओके, ये नहीं याद रखना है, ये Na2SO4.10H2 होता है, Na2SO4.10H2। कहीं कहीं पे 10H2 ऐड होता है, ये ऑक्साइड फॉर्म, इसको बोलते हैं वाटर फॉर्म में बोलते हैं। इसका लुक कैसा होता है? वाइट पाउडरी ड्राई होता है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म में होता था, लेकिन इसका पाउडरी फॉर्म में होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? सोडियम सल्फेट का डिटर्जेंट में, पेपर बनाने में, ग्लास मेकिंग में, लैब ड्राई एजेंट में। अब सब याद नहीं रखना है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में रह जाता और क्वेश्चन आ जाता। अब इतनी सारी चीजें तो हम याद नहीं रख सकते ना, लेकिन यहाँ नोटेड है, आप सुन लीजिए। ठीक, निकल सल्फेट क्या होता है? ग्रीन क्रिस्टल होता है, इसका कोई नाम नहीं है, कॉमन नेम नहीं है, इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। ठीक, आयरन सल्फेट, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, लेकिन आयरन सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। अब ये पूछा जा सकता है, पूछा है ना, ब्लू विट्रॉल पूछा है, केमिकल नेम क्या है, तो उसी तरीके से आपको कभी ग्रीन विट्रॉल भी पूछ सकता है। तो ग्रीन विट्रॉल क्या है? आयरन सल्फेट, FeSO4। ठीक, इसका यूज कहाँ होता है? एनीमिया का। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है ना, तो उसमें क्या होता है? आयरन सल्फेट भी होता है, मिला होता है। वाटर ट्रीटमेंट में,
फ्लॉकुलेंट में मॉस किलर में भी इसका यूज होता है। मॉस फंगस जैसे होते हैं, जैसे फंगस होते हैं वैसे मॉस होते हैं। आपको बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ाया हुआ है, उसमें देखिए जाकर के कि मॉस क्या होते हैं। ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रॉल, फेरिक सल्फेट, व्हाइट विट्रॉल को आप देखिए। हाँ, ब्लू विट्रॉल हो गया आपके पास, सॉरी ग्रीन विट्रॉल है, उसी तरीके से व्हाइट विट्रॉल भी होता है, जिंक सल्फेट। तो ब्लू विट्रॉल इज कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रॉल इज फेरिक सल्फेट और व्हाइट विट्रॉल इज जिंक सल्फेट। ये कुछ कॉमन नाम है, देख लीजिएगा, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रॉल फेरस, व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट, इप्सम सॉल्ट किसको कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। ठीक, अब यूज आप देखिए लैक्सेटिव बनाने में, जैसे कुछ कहीं कहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे लैक्सेटिव बनाने में, जैसे पेट साफ ऑफ करने के लिए यूज होता है इप्सम सॉल्ट का। ग्लोबुलर सॉल्ट पीछे बताया, सोडियम सल्फेट को कहते हैं। ग्लास पेपर में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह यूज होता है। वॉशिंग सोडा, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों नीचे अगल बगल दिए हुए हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, इसका कपड़े क्लीनिंग एजेंट्स में यूज होता है। लेकिन बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए बाई है ना इसमें, और इसमें बी है, दोनों में क्या आ रहा है, बी बेकिंग और बाइकार्बोनेट। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग, क्योंकि दोनों में बी टाइप का साउंड हो रहा। अब जिसमें नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा। ठीक, तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, बट बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। जब छोले वोले घर में बनते हैं तो ये सब डाला जाता है। जैसे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए भी, ब्रेड में थोड़ा सा पफिनेस आ जाए तो क्या डाला जाता है उसके लिए, बेकिंग सोडा। अब कॉस्टिक सोडा, अब वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं। इनका यूज बहुत ज़्यादा साबुन बनाने में लगभग केवल और केवल किसका यूज होता है, कॉस्टिक सोडा का ही यूज होता है। ठीक, उसी तरीके से कॉस्टिक सोडा होता है तो वैसे ही कॉस्टिक पोटाश होता है। इसको पोटाश है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडा हमेशा किसी न किसी का क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक, तो कॉस्टिक सोडा है तो वो पोटेशियम का क्या है, हाइड्रोक्साइड है। उसी तरीके से चाक, मार्बल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, खड़ी आज जिससे लिखते हैं वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। क्विक लाइम, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है, चौक क्विक, ये चौक क्विक लाइम और स्लेट लाइम, अक्सर अंतर पूछ लेता है। चौक जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट होती है, क्विक लाइम वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का यूज कहाँ होता है, सीमेंट में, व्हाइट वॉश में, जो पुताई होती है सफेद रंग की उसमें यूज होता है। प्लास्टर बन जो लगता है ना हाथ में, वो स्लेट लाइम लगता है। व्हाइट वॉश, इसका भी व्हाइट वॉशिंग में ही यूज होता है। ठीक, अगला चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब होता है हाफ, तो इसमें हाफ ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। हाइड्रेशन नाम शब्द सुना है कि हाइड्रेशन चाहिए, ये है हाइड्रेट होना चाहिए, तो हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। और जब आधा हाइड्रेट का मॉलिक्यूल रहेगा वाटर का तो उसको हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, हाफ H2, CaSO4 इंटू हाफ H2। अभी हम जिप्सम में देखेंगे, जिप्सम सब कुछ सेम रहेगा, CaSO4 सेम रहेगा, पर वाटर के वहां दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उसको डाई हाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब हाफ, हेमिस्फीयर होता है ना। लाफिंग गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थेसिया में भी इसका यूज होता है। उसी तरीके से ड्राई आइस, सूखी बर्फ, तो वो क्या, बर्फ तो ड्राई आइस, बर्फ गीली फील होती है ना, हाथ में छुएंगे तो आपको पानी फील होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो की बर्फ बनाए, अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सूखी फील होगी। रेफ्रिजरेशन में इसका यूज होता है। TNT, जो TNT धमाका होता है कोल माइनिंग करते वक्त या वेपन्स वगैरह में, तो क्या होता है, TNT होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक, एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज होता है। विनीगर, ऑब्वियसली टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। विनीगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट पीटर KNO3। इसका भी किसमें यूज होता है, गन पाउडर में। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है क्या, गन पाउडर का। चाइनीज ने जब गन पाउडर बनाया था तो किसका यूज किया था, पोटेशियम नाइट्रेट का। फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, देख लीजिए। ऐसे ही सारे जैसे जिप्सम बताया ना आपको, तो इसमें देखिए दो है, तो इसीलिए इसको डाई हाइड्रेट बोलते हैं। सब कुछ सेम है, सब कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा है, पर वाटर के हाफ मॉलिक्यूल की जगह कितना मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। इसका यूज सीमेंट में और प्लास्टर में यूज होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर होता है, कंस्ट्रक्शन में, कास्ट बनाने में, जो कास्टिंग होती है हाथ पे प्लास्टर किया जाता है। टीयर गैस याद रख लिए। उसी तरह कार्बोरेंडम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। हैवी वाटर, जैसे वाटर तो H2O होता है, लेकिन हैवी वाटर क्या होता है, D2 होता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है। ये आपको पीछे बताया था, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, तीन, 1H1 वन, सॉरी ऐसे लिखते हैं इसको, एक सेकेंड, 1H1, 1H2 और 1H3। ये क्या है, प्रोटियम है, ये सबसे ज्यादा पाया, 99.9% यही पाया था। फिर क्या आया था, ड्यूट्रियम 1H2। फिर क्या पाया था, ट्रिटियम। ये आपको बताया था, ये किसमें यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में।
तो 1H2 जब वाटर 1H इस वाले आइसोटोप से बनता है तो वो नॉर्मल वाटर होता है H2O, लेकिन जब इस वाले वाटर से बनता है 1H2 से ड्यूटेरियम से तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर कहलाता है। उसी तरह से बोराक्स है, पोटेशियम है, सिर्फ देखिएगा ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है, इसका बड़ा एंटी यूसिड, जब पेट वगैरह पेट में एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH2 होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्विक लाइम किसको बोलते हैं? अब देखिए क्विक लाइम पीछे बताया ना आपको, ये क्यों क्या हो गया इसको, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये थोड़ी सी पेन गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, क्विक लाइम क्या पूछ रहा है, पीछे बताया ना क्विक लाइम क्या है, ये देखिए, मतलब विश्वास मत करिए, देख ही लीजिए आप, कहाँ गया क्विक लाइम, वेयर आर यू, ये क्विक लाइम है ना, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से खोजिए CaCO3 क्या है, स्लेट लाइम है कि क्या है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, पीछे बताया। CaCl2 क्या है, पीछे बताया। फिर भी यहाँ भी एक टेबल दे रखा है, मैंने पीछे भी दिया है लेकिन इस क्वेश्चन के साथ भी टेबल अटैच कर रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टॉक या चॉक मार्बल बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेट लाइम बोलते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। ठीक, अगला क्या है, लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर, अच्छा चलिए देखते हैं। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाई, लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। लाइम एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम बताया था ना पीछे ना, क्विक लाइम। ये मिल्की कब हो जाए, क्या ऐड कर दिया जाए कि मिल्की हो जाएगा? तो क्या ऐड कर दिया जाए? कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CaO तो क्विक लाइम होता है, लेकिन जब वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है, सॉरी यहाँ आपको मुझे लगता है गलत था, क्विक लाइम है पर लाइम वाटर नहीं। अब लाइम से लाइम वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर है। ठीक, ये क्विक लाइम है। क्या है, लाइम है या क्विक लाइम है? क्विक लाइम। लेकिन लाइम वाटर बनाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करें, CO2 मिला दें तो ये मिक्सचर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्की। थोड़ा सा CO2 मिला दे तो क्या हो जाएगा? मिल्की। लेकिन और CO2 मिलाते चले जाएं तो वो मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। एक्स जैसे थोड़ा CO2 मिलाया तो मिल्की हो गया, ये सॉल्यूशन पूरा क्या हो गया? मिल्की। लेकिन और एक्सेस CO2 मिला दिए तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ, इफ एक्सेस CO2 इज पास द मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ये एक रिएक्शन नहीं देखना, पर जो लोग चाहते हो थोड़ा सा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो वो रिएक्शन देख सकते हैं, दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? एक्चुअली में मेन इंग्रेडिएंट पूछा है तो ये सारे मुझे लगता है मोर देन वन ऑफ दी, लाइमस्टोन भी है, सिल्का भी है, जिप्सम भी है। ठीक, लाइमस्टोन, सिल्का, क्ले एंड जिप्सम आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। थोड़ी सी सीमेंट की डेफिनेशन वगैरह क्या है आपको पता ना, सीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट, थोड़ा सा अंतर जानना है कि सीमेंट कंक्रीट एक ही चीज नहीं है। कंक्रीट जो है सेकंड मोस्ट यूज सब्सटेंस है अर्थ पर, वाटर के बाद सबसे ज्यादा धरती पर सबसे ज्यादा किस चीज का यूज होता है? कंक्रीट का यूज होता है। जब सीमेंट में सैंड और ग्रेवल वगैरह मिला देते हैं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वही चीज क्या होती है? कंक्रीट होती है। जब सीमेंट में सैंड ग्रेवल वगैरह मिला दिया, बालू बजरी वगैरह, तो क्या बन जाती है? कंक्रीट बन जाती है, बहुत स्ट्रांग होती है। सीमेंट पाउडरी बिल्डिंग मटेरियल होता है, इसके मेन सोर्स क्या होते हैं? लाइमस्टोन, सिलिका, क्ले, सिलिका की जो मिट्टी होती है, जिप्सम होता है। जिप्सम क्या होता है पीछे बताया आपको? CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता था? CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है। ठीक, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकेंड, कि टाइप्स ऑफ सीमेंट कैसे होते हैं। देखिए दो टाइप के सीमेंट होते हैं, एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, OPC, PPC और व्हाइट सीमेंट। OPC क्या होता है? पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। PPC क्या होता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। और व्हाइट सीमेंट क्या होता है? डेकोरेटिव होता है। ठीक, अब पोर्टलैंड का मतलब होता है, पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, आइल ऑफ पोर्टलैंड। तो वहां से जो पत्थर सबसे पहले बार लाए गए तो उन्हीं से सीमेंट बनाया गया था, इसीलिए इनको क्या, सीमेंट का एक और नाम क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट भी है। अब सीमेंट तीन टाइप के होते हैं, OPC, PPC और व्हाइट सीमेंट। ये थोड़ा सा बताया रखा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसका, सीमेंट का सबसे ज्यादा ये यूज होता है। उसके अलावा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जिसको PPC बोलते हैं। अब PPC की खासियत यह है कि जल्दी गर्म नहीं होता है, तो इसमें क्रैक कम आते हैं, इसीलिए जो बहुत जो डेंजरस वो कंस्ट्रक्शन होते हैं, डैम वगैरह, उसमें PPC का यूज होता है। कुछ हद तक क्या होता है, वैसे तो OPC ही होता है, लेकिन कई कई जगह पे क्या करते हैं, मिक्सचर यूज करते हैं किसका? PPC का। ठीक, और PPC की एक खास बात यह है जैसे सल्फेट और क्लोराइड के जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, जनरली लेस हीट ड्यूरिंग सेटिंग। जब सेटिंग होती है तो हीट जनरेट होती है। कभी भी आपके घर पे प्लास्टर लिंटर वगैरह पड़ता है, जब लिंटर पड़ता है घर पे
तो क्या करते हैं, अक्सर देखते हैं कि गर्मियों में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि सीमेंट ऑलरेडी हीट एमिट करता है ठंडा होने पर, सेटल होने पर, तो क्रैक डाले जाते हैं। तो इसीलिए अक्टूबर या फरवरी के बीच में जो है लिंटर डाले जाते हैं, इंडिया में अक्सर देखा होगा आपने। तो ये किस में होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में होता है। लेकिन जो ये पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में होता है, इसमें वो हीटिंग नहीं होती है, तो क्रैक डेवलप नहीं होते, इसीलिए लार्ज डैम या फाउंडेशन के लिए इनका यूज होता है। ठीक, और खास बात यह है कि ये सस्ता होता है, ऑर्डिनरी सीमेंट से सस्ता भी होता है। यहाँ लिखा हुआ है पोर्टलैंड स्टोन, अ टाइप ऑफ हाई क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन क्वेरीड ऑन द आइल ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड। ओके, डेफिनेशन दे रखा है कंक्रीट का, ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल स्टोन वाटर वगैरह मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? कंक्रीट। इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूजेस, कार बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज होता है वो कौन सा है? अब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होता है, और उसी के थ्रू हम और सारे क्वेश्चन डील करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। जैसे कार की बैटरी होती है ना, वो लेड एसिड बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है? लेड एसिड बैटरी। उसमें जो कैथोड एनोड होते हैं किसके बने होते हैं? लेड के। जैसे इधर है ना, ये बैटरी है, प्लास्टिक में आपने देखा होगा, प्लास्टिक में रखी होती है, और एक बैटरी में 6 सेल लगे होते हैं। ऑर्डिनरी बैटरी में, एक ऑर्डिनरी कार बैटरी में 6 सेल लगे होते हैं। हर सेल कितने वोल्ट का होता है? 2 वोल्ट का। तो ओवरऑल बैटरी इसीलिए 12 वोल्ट की होती है। अब उस एक सेल को देखते हैं कि उसमें क्या होता है। एक सेल में इधर लेड होता है, पीबी, वो किसका, मेरे ख्याल से ये कैथोड का काम करता है। ठीक, उसी तरीके से इधर एक लेड का सल्फेट होता है, PbSO4, वो एनोड का काम करता है। और इन्हीं के बीच में क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और यही सल्फ्यूरिक एसिड किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट की खास बात ये होती है कि जब इलेक्ट्रोलाइट वाटर में मिक्स किए जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम किस में मिक्स कर रहे हैं? वाटर में, तो डाइल्यूट हो जाता है वो। और जब डाइल्यूट होता है तो वो जो एसिड है वो 2 पार्ट में टूट जाता है, किसमें? H प्लस में और HSO4 माइनस में। तो 2 चार्ज बन गए ना, प्लस और माइनस, तो प्लस वाला इधर मूव करने लगता है एक साइड, और माइनस वाला इधर मूव करने लगता है, तो एक करंट की सिचुएशन बन जाती है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से ये बैटरी काम करती है। ये सब सारी बातें वहीं पर बताई हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर टूट जाएं, किसमें? कैटायंस में और एनायंस में। कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायंस मतलब नेगेटिव। तो कैटायन क्या होंगे? कैटायंस में टूट जाते हैं, कैटायंस यानी कि पॉजिटिव में, और एनायंस मतलब होता है नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव। अच्छा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिसको एनोड बोलते हैं, उसकी तरफ कौन मूव करता है? कैटायंस मूव करते हैं। और जो एनायंस है, एनायंस वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो किसकी तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ। ध्यान दीजिएगा, चार्ज हमेशा अपने उल्टे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक, ये बेसिक साइंस, ये आप लोग जान रहे हैं। लेड एसिड बैटरी के बारे में बता रखा है। ठीक, डेफिनेशन दे रखी है लेड एसिड। अब थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पुरानी यूज की और सबसे ज्यादा वाइडली यूज, सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज बैटरी कौन सी है? कार वगैरह में, ट्रक वगैरह में तो एकदम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, स्पेशली इन व्हीकल्स लाइक कार, ट्रक्स एंड बैकअप पावर सिस्टम में किसका यूज करते हैं? लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको होता है ना लेड और लेड ऑक्साइड, वहाँ PbSO4 बताया था आपको, नहीं, PbO2 होता है, प्लम्बम लेड लेड ऑक्साइड। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। 2 वोल्ट की होती है, 6 सेल लगे होते हैं, तो 12 वोल्ट हो जाती है। रिचार्जेबल भी होती है, कई बार रिचार्ज कर सकते हैं आप इसको। हैवी भी होती है, क्यों? क्योंकि लेड लेड बहुत हैवी होता है। की फीचर, अच्छा, एक खास बात क्यों होती है ट्रक वगैरह में, क्यों इतनी ज्यादा यूज होती है? क्योंकि जब इसमें सर्ज, जो करंट का सर्ज होता है, स्टार्टिंग करंट होता है बहुत हाई होता है, इसीलिए स्टार्टिंग व्हीकल को, जो हैवी इंजन है, उनको स्टार्ट करने के लिए शुरू में बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो इसके लिए ये यूज होती हैं। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसका? लेड एसिड बैटरी का। लेड ऑक्साइड होता है, और एक लेड, जो पॉजिटिव प्लेट होती है किसकी होती है? लेड ऑक्साइड की। जो नेगेटिव प्लेट किसकी होती है? वो लेड की ही बनी होती है। ठीक, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड में कैटायन और एनायन बनते हैं, वो अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड की तरफ मूव करते हैं। H प्लस किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और HSO4 माइनस किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, ये इसकी तरफ मूव करेगा, वो उसकी तरफ मूव करेगा। उसके अलावा क्योंकि लेड एसिड की बैटरी के बारे में पूछा, तो और जो इंपॉर्टेंट बैटरीज है जरा उनको देख लेते हैं। कौन की है? अल्कलाइन बैटरी हैं, जिंक कार्बन बैटरी हैं, लिथियम आयन बैटरी हैं। बहुत फेमस इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है किसकी? फ्यूल सेल की। ये फ्यूल सेल खास तरीके की बैटरी है, जिनमें कोई भी क्या होता है, ये एक तो बहुत एफिशिएंट होती हैं, और दूसरी क्या है कि इनमें पॉल्यूशन नहीं इमिट होता है। इसमें पॉल्यूशन के नाम पे क्या इमिट होता है? पानी। फ्यूल सेल में क्या यूज करते हैं हम? हाइड्रोजन गैस, एनोड का यूज करते हैं। और एनोड किसके फॉर्म में होती है? हाइड्रोजन के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। और ऑक्सीजन क्या होती है? कैथोड के फॉर्म में यूज होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी तो बनाते हैं। तो इसलिए फ्यूल सेल का, जो हमारी नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल इंडिया का नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसके ये सेंटर में है यही फ्यूल सेल। इस समय दुनिया में जो सबसे सेंटर में रिसर्च का पॉइंट है वो क्या है? फ्यूल सेल है। ठीक, लिथियम आयन बैटरी तो है ही, पर चूंकि लिथियम आयन बैटरी में लिथियम इतना रेयर होता है कि अब हमको सब्स्टिट्यूट चाहिए ना, तो वो क्या है? और फ्यूल सेल साथ साथ लिथियम आयन बैटरी में एक प्रॉब्लम है कि जो लिथियम होता है वो डिस्पोजेबल होता नहीं है, तो बहुत सारा क्या होता है? कचरा, ई वेस्ट जो जनरेट होता है। ठीक, ये आपको दे रखा है।
अगला फ्यूल सेल्स के बारे में बता रखा कि अ फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विदाउट कंबस्शन। कोई आग वाग नहीं लगती, सीधा क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी बन जाती है। इसमें जो सबसे कॉमन फ्यूल यूज होता है फ्यूल सेल में, क्या यूज होता है, हाइड्रोजन। इसके बाई प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई बाई प्रोडक्ट निकलता ही नहीं है। जो बाई प्रोडक्ट होता है क्या होता है, वाटर होता है और हीट होता है। हीट को हम यूज कर लेंगे, वाटर तो ऑब्वियसली कोई हार्मफुल तो सब्सटेंस है नहीं, ठीक। अच्छा, अल्कलाइन बैटरी थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे घरों में खिलौने और टॉयज वगैरह क्लॉक वगैरह में होती है वो अल्कलाइन बैटरी होती है। जो छोटा सा हम आप लेकर आते हैं ना, इसकी बैटरी निप्पो वगैरह की, ये किसकी होती हैं, अल्कलाइन बैटरी होती है। उसी तरीके से जिंक जिंक कार्बन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना कि जिंक कार्बन बैटरी को, हाँ, जिंक कार्बन बैटरी को हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। इसमें कोई भी लिक्विड पार्ट यूज नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। द एसिड यूज इन कार बैटरी, पीछे ही किया था ना, जो एसिड यूज होता है कौन सा यूज होता है, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मोक इमिनेटिंग फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज फॉर क्लीनिंग हॉट वाइल गैल्वेनाइजिंग ब्रास यूटेंसिल्स, कौन सा गैस एमिट होता है किसके वक्त, आपको बता रही, कौन सा गैस एमिट होता है जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के पाउडर को यूज किया जाता है बर्तनों को साफ करने में। बहुत ज्यादा जो ब्रास के बर्तन गंदे हो गए हैं, या उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, साफ करने के लिए क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो कौन सी गैस एमिट होती है, ठीक, ये आपको बताना है। तो ये होती है अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब क्लीन करते वक्त, गैल्वेनाइजिंग करते वक्त ब्रास यूटेंसिल्स को, तो कौन सी गैस एमिट होती है, हाइड्रोक्लोरिक। अब बीच में ये रैंडम क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। व्हेन अमोनियम क्लोराइड, जिसको NH4Cl बोलते हैं, हीटेड ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ हॉट यूटेंसिल्स लाइक ब्रास ब्रास गैल्वेनाइजिंग, इट डिकम्पोजेज इनटू अमोनिया गैस, जिसकी पंजेंट स्मेल होती है। आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो तो जो हल्की सी पंजेंट स्मेल आती है वो अमोनिया गैस की होती है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन सल्फाइड की भी गैस बड़ी गंदी होती है, सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। और क्या, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है। अगला क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल। गैल्वेनाइजेशन की डिफिनेशन दी हुई है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल यूजुअली आयरन और स्टील विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। अक्सर रस्टिंग करने के लिए थिन लेयर ऑफ किसकी चढ़ा दी जाती है, जिंक की, ताकि वो मेटल पे रस्टिंग ना हो। जैसे ये मेटल है, इसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा दें तो ये अंदर सपोज करते हैं आयरन है और बाहर हम जिंक की परत चढ़ा दें, तो आयरन क्या होता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करके आयरन का क्या बना लेता है, Fe2O। ये जंक होता है, रस्ट होता है, तो ये दिखने में बुरा लगता है। लेकिन अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। रस्टिंग से बचाने के लिए जो जिंक की कोटिंग की जाती है मेटल पे, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये जिंक, अब जिंक खुद रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा। ये उतना दिखता नहीं है बता, और उतना हार्मफुल भी नहीं होता। ओके, गोल्ड डिजॉल्व इन, गोल्ड डिजॉल्व इन व्हाट, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर, गोल्ड डिजॉल्व इन, गोल्ड किस में डिजॉल्व होता है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड में। अभी देखेंगे गोल्ड की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें गोल्ड डिजॉल्व होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो गोल्ड ना इसमें डिजॉल्व होता है, ना इसमें डिजॉल्व होता है, ना इसमें डिजॉल्व होता है, ना इसमें डिजॉल्व होता है। गोल्ड डिजॉल्व होता है मिक्सचर ऑफ, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड दिया है ना, मिक्सचर ऑफ, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता और नाइट्रिक एसिड तो डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसके मिक्सचर को हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। इसमें 3 पार्ट क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो गोल्ड सिर्फ और सिर्फ किस में डिजॉल्व होता है, एक्वा रेजिया में। गोल्ड को यानी सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो भी नहीं डिजॉल्व होगा, नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो भी नहीं डिजॉल्व होगा। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, अगर यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो डिजॉल्व हो जाता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। अगर इसका 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्स कर लिया जाए आपस में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया में गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है। ये बहुत पावरफुल एसिड होता है, यही लिखा हुआ है, ठीक। जैसे एक्वा रेजिया होता है उसी तरीके से एक्वा फोर्टिस होता है, उसी तरीके से पिराना सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से टॉलेंस रिएजेंट होता है, उसी तरीके से सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। उन सबको देख लेते हैं। एक्वा फोर्टिस क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ही एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस, फोर्टिस बोलते हैं, ठीक। ये सिल्वर में डिजॉल्व होता है और बेस मेटल्स को भी डिजॉल्व कर सकता है। जो बेस मेटल्स हैं अभी देखेंगे, बेस मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, ठीक। सोल्डरिंग फ्लक्स, जो सोल्डरिंग करने वाले फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन होता है। इसका किस लिए यूज होता है, मेटल सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए, जो चिप वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उसमें जो सोल्डरिंग होती है ना उसको क्लीन करने के लिए। उसी तरीके से पिराना सॉल्यूशन, पिराना मछली जानते हैं ना, बहुत खतरनाक होती है, दांत बहुत तेज होते हैं और तुरंत जैसे कुछ मिलता है उसको खा जाती है। जैसे पानी में गिरा और तुरंत 10 हजारों मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी और क्या करेंगी, डिवॉर कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे जो भी गिरा इसमें पानी में। तो उसी तरीके का एक सोल्यूशन होता है पिराना सोल्यूशन।
सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान दीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? पिराना सॉल्यूशन बोलते हैं। हाईली रिएक्टिव एंड कॉज एक्सप्लोजन इफ मिसहैंडल्ड, जैसे पिराना मछलियां होती हैं उसी तरीके से इनका भी यही होता है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होती है और एक्सप्लोसिव होती है। उसी तरीके से टॉलेंस रिएजेंट होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, गलत लिखा हुआ है, अमोनिकल लिखा है लेकिन अमोनियम होगा। सिल्वर मिरर जो होता है ना, ग्लासेस में सिल्वर मिरर जो पीछे होता है वो इसी का सोल्यूशन होता है, टॉलेंस रिएजेंट का, ठीक। अगला, अच्छा ये फेलिंग सॉल्यूशन है, क्या फेलिंग सॉल्यूशन है, ये कंपोजिशन होता है कॉपर सल्फेट का और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ ग्रुप? सीओ ग्रुप का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो 3 है। सीओ ऐसे होता है, जिसमें 3 बॉन्ड लगे वो 3 ऑर्डर का, जिसमें एक बॉन्ड लगे, जिसमें एक बॉन्ड लगे, जैसे H2 में शायद एक बॉन्ड लगता है, या डबल बॉन्ड, जैसे जितना बॉन्ड लगे, नंबर ऑफ जितने जो बॉन्ड्स हो वो सेकंड ऑर्डर का होगा। एक सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो थोड़ा सा अब ये इसकी केमिस्ट्री करने जाएंगे तो बहुत कठिन है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों को जोड़ेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता दे रहा हूँ, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक। क्यों बॉन्ड ऑर्डर, क्यों 3 है आंसर? क्योंकि सीओ ग्रुप में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। थोड़ा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की डिफिनेशन दी हुई है, बॉन्ड ऑर्डर इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। इन सिंपल टर्म्स इट टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। हायर बॉन्ड ऑर्डर, अब देखिए जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज लेस मोर स्ट्रॉन्ग देन सिंगल बॉन्ड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे कम स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जितना स्ट्रांग होगा लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। लेंथ देखा जाए तो लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, सॉरी उल्टा होगा यहाँ पे, लेंथ छोटी हो जाएगी। तो सबसे लंबी लेंथ किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की, लेकिन सबसे वीक कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। सबसे लेंथ छोटी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, लेकिन सबसे स्ट्रांग कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। यहीं पर यहाँ पर दे रखा है, ओके। तो ऐसा करते हैं कि मुझे तो लगा था हो जाएगा 17 क्वेश्चन, लेकिन यहीं पर रिकॉर्डिंग को रोकते हैं, 50 मिनट हो गए हैं, ओके। अब हम पार्ट 2 इसका भी करेंगे, ठीक है, इसका भी क्या करेंगे? पार्ट 2 करेंगे। चूंकि देख रहे हैं आपको समझाना पड़ रहा है इतना ही, तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक। अगले लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।